तो ये मीटिंग का जो उद्देश्य है, वो ये है कि कोरोना के बारे में एक थोड़ी सी बेसिक चर्चा की जाए और उसके बाद हम आपकी शंकाओं को सुने कि आपके मन में क्या चल रहा है, आपको किस तरह की चिंता सता रही है, क्या मुश्किलें आ रही है, और आपके जो शंकाएं हैं या डर बोलो, जो भी है वो हम सुनना चाहेंगे और उस पर हम चर्चा करेंगे। तो हो सकता है थोड़े से एंजाइटी कम हो, थोड़ा सा डर कम हो। इस समय ये नजर आ रहा है कि धीरे धीरे बीमारी बढ़ रही है, धीरे धीरे केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर हम नागपुर की बात करें तो केसेस नागपुर में और नागपुर के आजू बाजू में काफी लिमिटेड है। मुंबई के मुकाबले नागपुर में काफी लिमिटेड प्रॉब्लम है और कोई भी एपिडेमिक का स्टेज रहता है, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। स्टेज 1 मतलब जिसको बीमारी है, कहीं से लेके आया, किसी दूसरे देश से लेके आया है, वो स्टेज 1 है कि खाली वहां से आए हुए लोगों को बीमारी है। स्टेज 2 मतलब जहाँ पे बाहर से आए हुए लोगों को बीमारी है और उनके घर वालों को बीमारी हो रही है, ठीक है। और स्टेज 3 मतलब कि बाहर से आए हैं, घर वालों को भी बीमारी हुई है और इन घर वालों ने बाहर फैलाया है और बाहर सब जगह बीमारी हो गई है और समझ में नहीं आ रहा है कि किसको बीमारी कहाँ से मिली है। जब ये पेशेंट नजर आता है कि ये पेशेंट ना तो कहीं बाहर गया था, ना किसी पेशेंट के कांटेक्ट में आया था और फिर भी इसको बीमारी है, ऐसे जब ज्यादा मरीज नजर आते हैं तो उसको बोलते हैं स्टेज 3। तो इस समय कम से कम नागपुर का जो इलाका है, नागपुर और आजू बाजू का जो इलाका है, वो स्टेज 2 में है, वो स्टेज 3 में नहीं गया है अभी तक। और अगर स्टेज 2 में है तो ये एक सक्सेस माना जाएगा, क्योंकि 4 से 6 हफ्ते गुजर चुके हैं, हम कोरोना से लड़ रहे हैं और फिर भी अगर स्टेज 3 तक नहीं पहुंचे हैं तो ये एक बहुत दिलासा देने वाली बात है। तो ये समझना जरूरी है कि इस समय सिचुएशन कंट्रोल के बाहर नहीं गई है, ये समझना जरूरी है और इस बात से थोड़ा सा हौसला लेना जरूरी है ना। फिर भी हम ये नहीं चाहते हैं कि कोई प्रिकॉशन ना ले, हम ये नहीं चाहते हैं कि हम ढीले पड़ जाए, हमारा स्टाफ ढीला पड़ जाए या पेशेंट्स कोई प्रिकॉशन ना ले। हो सकता है ये लॉकडाउन 3 मई के आगे भी एक्सटेंड हो और इस दौरान हमारा आना जाना हम रोक नहीं सकते, डायलिसिस के लिए हमको आना जाना पड़ता है, तो उस हिसाब से हम क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं, ये हम कोशिश जानने की कोशिश आज करते हैं। तो थोड़ा सा एक छोटा सा प्रेजेंटेशन मैं करना चाहूंगा, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। ये सारी चीज हम लोग रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। रिकॉर्ड करने का मकसद ये है कि इसको रिकॉर्ड करके हम जो लोग आज जुड़ नहीं पाए हैं उनसे शेयर करें, या जिनको आवाज की दिक्कत हो रही है या सुनने में दिक्कत हो रही है या वीडियो की दिक्कत हो रही है, वो बाद में यूट्यूब पर भी आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक छोटा सा प्रेजेंटेशन शुरू करना चाहूंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आपको ये नजर आ रहा है? राइट। तो कोरोना के साथ घर से बाहर निकलना और कोरोना के साथ डायलिसिस करना और कोरोना के चलते घर से डायलिसिस यूनिट में आना जाना कैसे करना है, किस तरह से करना है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे।
तो सबसे पहले तो कोरोना वायरस क्या है? कोरोना एक छोटा सा वायरस है, विषाणु है। ये एक फ्लू का विषाणु है। ये आसानी से एक से दूसरे को फैल जाता है। तो ये एक बहुत ही तेजी से फैलने वाला वायरस है। और ये जब हम बात करते हैं या खांसते हैं या छींकते हैं, तो उसमें से जो पार्टिकल्स निकलते हैं उसमें भी ये विषाणु हो सकता है। और 3 मीटर के अंतर में अगर कोई बंदा हमारे साथ खड़ा है तो उसको ये वायरस लग सकता है। तो इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी ट्रांसमिशन। फिर दूसरा एक ट्रांसमिशन होता है जिसको बोलते हैं ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन। ड्रॉपलेट का मतलब क्या है कि जो विषाणु है साथ में थोड़ा सा मॉइस्चर है, वो मॉइस्चर कहीं गिर जाता है, कहीं टेबल पे लग गया, कहीं दरवाजे के हैंडल पे लग गया या हमारे हाथ पे लग गया, और ये हम ये हाथ हम फिर कहीं और लगाते हैं, किसी फोन पे लगाते हैं, तो वहां से किसी दूसरे ने उसको टच कर लिया, तो वहां से ये विषाणु दूसरे के पास जाता है। तो जब हम हाथ मिलाते हैं खासकर, तो अगर हमारे हाथ में विषाणु है तो दूसरे के हाथ में लग जाएंगे। फिर वो जब हाथ अपना इधर उधर लगाता है, चेहरे पे लगाता है, तो उसको आसानी से लंग्स के अंदर जाने में रास्ता मिल जाता है। तो इसीलिए इन सब कारणों की वजह से दो चीजें हम लोग आजकल बहुत बात करते हैं, वो ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरा है हैंड वॉश। ये दो चीजें हम इसीलिए बात करते हैं कि जितना हम दूर रहेंगे, 3 फीट से ज्यादा ये वायरस बोलते समय बाहर जाता नहीं है। छींकते समय हो सकता है थोड़ा ज्यादा जाए, लेकिन 3 फीट से ज्यादा ये जाता नहीं है। इसीलिए हम बोलते हैं कि जितना दूर खड़ा रहे, 1 से 2 मीटर अगर हम डिस्टेंस रखें तो रिस्क हमारी कम हो जाती है। दूसरा है हैंड वॉश। अपने हाथों को और बार बार धोना है। जितनी बार आप धोएंगे उतना कम है। ये हम पहले भी बोलते थे, अब भी बोलते हैं, लेकिन अब इसका महत्व ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि हम स्पेसिफिकली कोरोना की बात कर रहे हैं। 20 सेकंड में साबुन और पानी से ये वायरस खत्म हो जाता है। 20 सेकंड हर सरफेस पे, मतलब हाथ धोने के 6 स्टेप्स है ना? एक ऐसा है, एक ऐसा है, एक ऐसा है, ऐसा है, जो भी स्टेप्स है, हर स्टेप पे 20 सेकंड अगर हम गुजारते हैं तो 120 सेकंड में हम लोग पूरा हाथ से विषाणु को हटा सकते हैं। हमारे सबसे ज्यादा विषाणु हाथ पे ही रहेंगे क्योंकि हम दूसरों की चीजें हाथ पे ही लेते हैं और कहीं अक्सर नहीं लेते हैं। तो ये हाथ धोना इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट बन गया है। अगर साबुन नहीं है तो सैनिटाइजर, इसीलिए ये एक शब्द लोगों को आसानी से आपका याद हो गया है, सैनिटाइजर। तो सैनिटाइजर में ये देखना जरूरी है कम से कम 60% अल्कोहल, 60% अल्कोहल हो तो वायरस आसानी से मर जाता है। बात वही है, हाथ पे लेने के बाद 20 सेकेंड्स सब जगह सरफेस पे लगना चाहिए। और चेहरे पे जितनी बार कम हाथ लगाएंगे उतना हम दूसरी जगह से वायरस को कम हमारे पास लेके जाएंगे। कोई भी टिश्यू अगर हम लेते हैं तो टिश्यू वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो उसको तुरंत कचरे के डब्बे में, जो बंद वाला कचरे का डब्बा है, खुला वाला नहीं, जो जिसके ऊपर लिड है, ऐसा वाला हो तो बेहतर है। और ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी डिस्कस करना जरूरी है कि खांसते और छींकते समय या तो कोई थिक वाला टिश्यू से कवर करें या इस तरह से कवर करें। तो इससे जो हमारे विषाणु है वो दूर तक नहीं फैलेंगे। फैल जरूर सकते हैं लेकिन दूर तक नहीं फैलेंगे। आजू बाजू में अगर कोई लोग हैं तो उनको रिस्क कम हो जाएगा। एक और चीज जोड़ी गई है, मास्क पहनना। तो मास्क पहनने से रिस्क काफी कम हो जाती है। इसीलिए हम आजकल डायलिसिस यूनिट में जहां भी हम जाते हैं वहां ये देखते हैं कि सब लोग मास्क पहने हुए हैं या नहीं है। और इसमें सभी आते हैं, इसमें स्टाफ भी आता है, इसमें पेशेंट्स भी आते हैं, पेशेंट्स के रिलेटिव्स भी आते हैं। तो ये हम जरूर देखना चाहते हैं कि कहीं मास्क में कोई कमी तो नहीं आ रही है। मास्क का एक और एडवांटेज है कि जब दो लोग आमने सामने खड़े हैं
और दोनों ने भी मास्क नहीं पहना है तो एक दूसरे को इन्फेक्शन करने की रिस्क बहुत ज्यादा है, 20-25%, 40% से भी ज्यादा है। लेकिन अगर एक बंदे ने मास्क पहना है तो ये रिस्क आधी हो जाती है, ये रिस्क 15-20% पे आ जाती है। अगर दोनों ने मास्क पहना है तो ये रिस्क 5% से भी कम हो जाती है। आप समझ रहे हैं? तो ये तीनों सिनेरियो समझना जरूरी है। एक भी बंदे ने मास्क नहीं पहना है, सबको रिस्क ज्यादा है। दो में से एक बंदे ने मास्क पहना है, सामने वाले को रिस्क कम है। दोनों ने मास्क पहना है, रिस्क बहुत कम है, बहुत ही मिनिमल है, छोटी सी रिस्क है। ठीक है, इसीलिए मास्क का महत्व है कि सब लोग मास्क पहन के रखेंगे तो फायदा होगा। यही इस कारण से हम लोग आजकल ये बता रहे हैं, जो मैं पहले नहीं बोलता था, अब मैं बोल रहा हूँ। पहले मैं बोलता था कि डायलिसिस पे खाना खाने में कोई दिक्कत नहीं है, और ये बात सही है। जहां तक वो बात है वहां तक ये बात सही है। लेकिन खाना खाने के लिए मास्क निकालना पड़ता है ना? तो खाना खाने के लिए जब मास्क निकालते हैं तब दिक्कत हो जाती है, और उस समय के लिए फिर आधे घंटे के लिए या 20 मिनट के लिए बिना मास्क के बंदा रहे तो उसकी रिस्क, खुद की रिस्क बढ़ जाती है, सामने वाले की रिस्क भी बढ़ जाती है। तो ये रिस्क कम करने के लिए हम आजकल बता रहे हैं कि डायलिसिस पे प्लीज खाना मत खाइए, डायलिसिस शुरू होने से पहले खाना खा लीजिए। तो सबके लिए, आपके लिए भी ऐसा नहीं होगा कि खाना मिस हो रहा है। और जो मास्क निकालने की वजह से जो रिस्क दोनों को बन रही है, उस रिस्क को हम टाल पाएंगे। इसलिए हम बोलते हैं कि इस समय जब तक ये कोरोना का चल रहा है तब तक ड्यूरिंग डायलिसिस खाना नहीं खाएं या कम खाएं तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये एक चीज, एक एडिशनल बात इसमें आ गई है। फिर अब आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हम देख रहे हैं कि क्या क्या फॉलो करना चाहिए। ये तो जनरल बात होगी। स्पेसिफिक बात क्या है? घर से निकलने से पहले या घर पे ये ध्यान रखिए कि आप बहुत ज्यादा लोगों से घुल मिल नहीं रहे हैं। पता नहीं कौन कहाँ से आ रहा है और किसको कौन सा इन्फेक्शन लग रहा है। जो बंदे आपके घर में, घर से ऑफिस में जा रहे हैं या ऑफिस से घर आ रहे हैं, उनके साथ थोड़ी सी रिस्क है कि वो इन्फेक्शन लेके आए। तो जितना डिस्टेंस रखेंगे उतना अच्छा है। जैसे हैंड वॉशिंग में बता रहा था, बार बार जितना हैंड वॉशिंग करेंगे उतना अच्छा रहेगा। कोई तकलीफ होती है तो घबराइए मत, पेशेंट को, डॉक्टर को बताइए, स्टाफ को बताइए। सब लोग आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं, और घबराने की बात नहीं है। हम लोग उसके ऊपर बिल्कुल विचार करके, जरूरत है तो ही कोरोना के बारे में सोचेंगे। हो सकता है कोई और कारण भी हो, आपको कैथेटर हो इसलिए बुखार आ रहा है, आपको यूरिन इन्फेक्शन है इसलिए बुखार आ रहा है, या दूसरा कोई इन्फेक्शन है इसलिए बुखार आ रहा है, मलेरिया है, बाकी के इन्फेक्शंस है। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपने बुखार बोल दिया तो हम आपको सीधा गवर्नमेंट अस्पताल में भेज देंगे, ऐसा नहीं है। हम सारा विचार करके ही निर्णय लेंगे। तो ये चीज हो गई कि घर में क्या करना है। जब हम अस्पताल के लिए आते हैं या डायलिसिस यूनिट के लिए आते हैं तो कोशिश करेंगे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आजकल तो खैर बस या बाकी चीज नहीं चल रही, लेकिन ऑटो फिर भी मिल रहा है। कुछ लोग टैक्सी का बंदोबस्त करके आते हैं, कोई प्राइवेट व्हीकल दूसरे की व्हीकल से आता है। तो खुद की गाड़ी हो तो बेहतर है। ठीक है, ऑटो में हमको मालूम नहीं हमारे से पहले कौन वहां बैठा है, क्या वहां पे सफाई की गई, क्या उसको सर्दी खांसी थी, उसने कहाँ कहाँ टच किया, हमको नहीं मालूम। तो इसीलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट या ऑटो या शेयर्ड रिक्शा से आएंगे तो तकलीफ है। आने जाने में भी मास्क पहने रहिए। फिर वही बात है कि दो लोग मास्क पहने रहेंगे तो रिस्क काफी कम हो जाएगी। जब आप डायलिसिस यूनिट तक पहुंचते हैं तो वेटिंग एरिया में भी ये सारी चीजें फॉलो करना है। ये कोशिश करेंगे कि दो लोगों के बीच में डिस्टेंस रहे, कम से कम 1 मीटर का फासला रहे। वहां अगर सैनिटाइजर है तो सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। आजकल हम बता रहे हैं कि जैसे ही आप पहुंचते हैं, अंदर आने से पहले बाहर हैंड वॉश कर ले साबुन से,
अच्छे से हैंड वॉश कर ले। हर सरफेस पे कम से कम 20 सेकंड तक साबुन लगा के रहे हैंड वॉश करें। तो मतलब कि आपका हाथ धोते धोते कम से कम 2 मिनट गुजरना है, कम से कम 2 मिनट गुजरना है, तब हम मानेंगे कि आपने अच्छे से हैंड वॉश किया है। ठीक है। और एक चीज एडिशनली हम आजकल बता रहे हैं कि जितना कम लोगों के साथ आप अस्पताल में पहुंचे उतना अच्छा है। ये रिस्क ऐसी है कि जो अस्पताल से बाहर से अस्पताल में आ सकती है या अस्पताल से बाहर वाले बंदों को आ सकती है, तो दोनों तरफ से रिस्क है। इसलिए जितने कम लोग अस्पताल तक पहुंचे उतना अच्छा है, उतने कम लोगों को रिस्क रहेगी। जितना कम लोग हॉस्पिटल के प्रीमाइसेस के अंदर जाए उतना अच्छा रहेगा। हम ये बोलेंगे कि जो आपके साथ वाला व्यक्ति है वो अगर आपको दरवाजे पे ही छोड़ के चला जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अस्पताल में हमेशा स्टाफ रहता है, व्हीलचेयर रहती है, आप जरूर डायलिसिस यूनिट तक सेफली पहुंच सकते हैं। तो बाहर के बाहर अगर आपके साथ वाला व्यक्ति वापस लौट जाए तो उसके लिए भी रिस्क कम रहेगी, सबके लिए रिस्क कम रहेगी। जितना कम लोग वेटिंग एरिया में रहें उतना अच्छा है। कोई जरूरत है तो डॉक्टर या स्टाफ खुद ही बताएगा कि नहीं इनके लिए जरूरत है, आप रुक जाइए। तो जितना कम लोग आए उतना अच्छा है। अगर डायलिसिस तक खैर रिलेटिव को जाना है तो भी हम ये सलाह देंगे कि डायलिसिस तक छोड़ के अगर वो अस्पताल के बाहर रुके कहीं तो इट विल बी सेफ फॉर एवरीबॉडी। डायलिसिस के दौरान भी जैसे मैं बता रहा था मास्क पहनना है। हम लोग सारे वाइटल्स तो लेते ही हैं, बीपी, सैचुरेशन, पल्स, ये सारी चीजें लेते हैं। आजकल हम टेम्परेचर भी चेक करते हैं, तो वो भी एक चीज एडिशनल है। ठीक है। इसमें हम लोग कुछ लोगों के पास नॉन टच थर्मामीटर है, जो मतलब गन के जैसा दूर से हम लोग थर्मामीटर से टेम्परेचर गिन सकते हैं। कुछ लोगों के पास टच वाला थर्मामीटर है जो लगा के ही करना पड़ता है। अब एक बंदे को टच करके दूसरे बंदे को टच करेंगे तो उसमें थोड़ी रिस्क है, लेकिन ये रिस्क हम आसानी से हटा सकते हैं। हम आसानी से हटा सकते हैं अगर हम उसको स्टर्लियम से क्लीन कर लें, सारे सरफेस अच्छे से क्लीन कर ले तो ये रिस्क आसानी से निकल जाती है, क्योंकि जैसे ही सैनिटाइजर लग जाता है ये वायरस हट जाता है। घबराने की बात नहीं है। ठीक है। तो जहाँ पे टच वाला माइक्रोस्कोप ये थर्मामीटर है वहां पे घबराने की बात नहीं है। अगर आपको फिर भी चिंता है तो अपने सामने उसको क्लीन करवा लीजिए। कि दूसरे बंदे को लग के आया है तो अपने सामने उस थर्मामीटर को क्लीन करवा लीजिए। बोलिए कि मेरे सामने भाई स्टर्लियम से क्लीन कर ले, मेक श्योर कि 20 सेकेंड आप हर सरफेस पे लगा रहे हैं और इसको क्लीन कर दीजिए, फिर मुझे टेम्परेचर लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हम आसानी से कर सकते हैं। और भी एक बात बता सकते हैं कि अगर फिर भी आपको हॉस्पिटल वाले थर्मामीटर में दिक्कत है तो आप खुद का थर्मामीटर रख सकते हैं। ये डिजिटल थर्मामीटर बहुत ही आसानी से मिल जाता है, बिल्कुल भी महंगा नहीं है, 50-100 के ऊपर तो उसका कॉस्ट भी नहीं है। ये कोरोना सीजन में आपको हमेशा काम आएगा, तो ये हम आसानी से कर सकते हैं। तो एक थर्मामीटर वाली जो बात है ये हम बताना चाहते थे कि हो सकता है इसमें कभी कभी फीवर आता है, कभी खांसी नहीं रहती, तो फीवर वाले पेशेंट्स को इन्वेस्टिगेट फिर हम आसानी से आगे बढ़ के कर सकते हैं। तो ये एक चीज हम बताना चाहते थे। आते समय कपड़े कैसे होने चाहिए? आते समय जब हम तो हम ये चाहेंगे कि कम से कम कपड़े पहने हों। ये जरूर है सिंगल लेयर हो तो भी अच्छा है, जितना रिस्ट तक हम कवर कर पाए। एंकल्स तक और रिस्ट तक हम कवर कर पाए उतना अच्छा है। घड़ी अगर नहीं पहनते हैं तो बेहतर है, क्योंकि वो एक एडिशनल सरफेस है जहाँ पे विषाणु बैठ सकते हैं। बेल्ट नहीं पहनेंगे तो और भी फायदा होएगा। तो बेल्ट नहीं पहनते हैं तो ये एक और सरफेस है जो घर जाके हम साफ नहीं करने वाले। हम उस पर स्पिरिट स्वाब नहीं लगाने वाले। हम उस पे लगाना चाहिए लेकिन शायद हम नहीं करेंगे, शायद हमारे पास इतना स्टर्लियम नहीं रहेगा। तो
बेहतर है कि इसको इस्तेमाल ही ना करें, इसको दूर रखें। हम ये आजकल बता रहे हैं कि खुद की बेडशीट मत लेके आइए, खुद का ब्लैंकेट मत लेके आइए, खुद का पिलो कवर मत लाइए, क्योंकि बाहर से अंदर विषाणु आ सकता है, अंदर से बाहर विषाणु जा सकता है। ठीक है, तो खुद के कपड़े लाएंगे तो घर जाके फिर उतने ही ज्यादा कपड़े आपको धोने भी पड़ेंगे, है ना। तो अगर ब्लैंकेट जैसी चीज है, शॉल जैसी चीज है, तो शायद हो सकता है आप धोए भी ना, है ना। तो इसीलिए खुद के कपड़े मत लाइए। आई एम श्योर हॉस्पिटल में आजकल बहुत कपड़े हैं, क्योंकि बाकी हॉस्पिटल खाली है, बाकी हॉस्पिटल्स में कहीं ब्लैंकेट का इस्तेमाल हो नहीं रहा है, तो आसानी से डायलिसिस यूनिट के लिए ब्लैंकेट्स मिल जाए। ठीक है, नाखून काट के रखिए, ये बात जरूर है। नाखून हमने एक वीडियो भी सर्कुलेट किया था, वही सारी चीजें इसमें भी है कि नाखून के नीचे कोरोना का विषाणु बहुत आसानी से रुक सकता है। तो नाखून काट के रखिए और नाखून की तरफ ध्यान दीजिए। हफ्ते में एक बार या 10 दिन में एक बार जरूर काट लीजिए, उसकी तरफ ध्यान दीजिए। मास्क मैं बोल रहा था बार बार कि मास्क पहनने से रिस्क काफी कम हो जाती है, तो ये पहनावा की तरफ आप ध्यान देंगे तो हो सकता है रिस्क हमारी कम रहे। और भी क्या कर सकते हैं, कुछ गाइडलाइंस हमको साइंटिफिक बॉडीज की तरफ से हमको गाइडलाइंस आई हैं कि ये सारी चीजें होनी चाहिए, क्या ये चीजें आप लोग कर रहे हैं? तो क्या हम ये सारी चीजें कर रहे हैं? तो जब पेशेंट आता है तो क्या एक डेडिकेटेड एरिया है जहाँ पे हम लोग बैठ के उस पेशेंट की हिस्ट्री ले कि भाई आपको खांसी है, सर्दी है, क्या आपके घर में कोई बाहर से आया है, क्या घर में किसी को सर्दी खांसी बुखार है? तो ये सारे सवाल आपको पूछे जाएंगे। प्लीज बुरा मत मानिए, हर बार पूछने के लिए सबको जिम्मेदारी दी गई है, तो इसके बारे में बुरा मत मानिए। हर बार वही एक एक ही जवाब देना पड़ता है, लेकिन ये सबके लिए जरूरी है, आपके लिए और आपके परिवार के लिए और पूरे डायलिसिस परिवार के लिए बहुत जरूरी है। तो बार बार अगर कोई सवाल पूछता है तो प्लीज नाराज मत होइए। हर बार जवाब एक ही है कि हाँ मुझे हुआ है या हाँ मुझे नहीं हुआ है। तो ये एक एज अ प्रोटोकॉल हम लोग आजकल कर रहे हैं। और अगली बात ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग, क्या हर जगह का जहाँ पे हम वेटिंग एरिया है वहाँ पे भी सोशल डिस्टेंसिंग क्या हम लोग फॉलो कर रहे हैं? ये गाइडलाइंस हमको मिले हैं हमारे नेफ्रोलॉजी सोसाइटी की तरफ से। तो इसीलिए अगर जब बात गाइडलाइंस में आ जाती है तब ये बेहतर है कि हम इसको अच्छे ढंग से फॉलो करें। उन्होंने भी ये कहा है कि मास्क सब लोगों ने पहनना चाहिए और सब लोगों को ये सवाल जरूर पूछे जाए। ये भी उन्होंने कहा है, गाइडलाइंस में कहा है कि बुखार के बारे में पूछिए, किसी से कांटेक्ट हुआ है कि ये पूछिए, और क्या हम ये कर रहे हैं इस बात पे सब लोग ध्यान दे रहे हैं। किसी को सवाल पूछना है मिस्टर गुर्जर? बोलिए। ओके, तो अगला फिर है कि डायलिसिस में आने से पहले, जैसा मैं बता रहा था कि भैया मैं थोड़े डायलिसिस में आने से पहले क्या हम हाथ धो रहे हैं? तो बाहर ही बाहर कम से कम 20 सेकेंड के लिए हर सरफेस पे, मतलब अगर 6 स्टेप्स है तो 20 मल्टीप्लाइड बाय 6 यानी 120 सेकेंड तक हमको हाथ धोना है। तो क्या हम ये कर रहे हैं? ये भी हमारे प्रोफेशनल बॉडीज हमको सवाल पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ये एक चीज है। और कुछ अस्पताल में हम बोल रहे हैं कि साइन करना चाहिए कि ऐसे कोई चूंकि हम अस्पताल में आ रहे हैं तो हमको हो सकता है दूसरे पेशेंट से रिस्क हो कि हमको भी कोरोना हो सकता है, या बात उल्टी भी है
कि हमारी वजह से शायद किसी को हो सकता है। तो इसीलिए हॉस्पिटल्स आजकल ये कंसेंट ले रहे हैं कि चूंकि हम अस्पताल में आ रहे हैं, थोड़ी बहुत रिस्क बनती है कि हमको कोरोना हो सकता है, तो इसकी हमको जानकारी है, इस बारे में हॉस्पिटल्स कंसेंट ले रहे हैं। ठीक है। और जब भी खांसी आती है, हमने बताया कि कफ एटिकेट जिसको बोलते हैं, कि चेहरा कवर कर लेना चाहिए और कोहनी से कवर कर लेना चाहिए। सैनिटाइजर भरपूर मात्रा में डायलिसिस यूनिट में उपलब्ध रहता है, जब भी जरूरत पड़ती है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रैश कैंस भी भरपूर मात्रा में डायलिसिस यूनिट में रहते हैं, उसको भी आप जब चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या सब लोग मास्क पहन रहे हैं, इसके ऊपर भी गाइडलाइन का कहना है कि सबने मास्क पहनना चाहिए। और ये सारी चीजें हम लोग हर कुछ देर में क्लीन करते हैं, हमारा स्टेथोस्कोप क्लीन करते हैं, हम जैसा मैंने बताया थर्मामीटर क्लीन करते हैं, सैचुरेशन प्रोब क्लीन करते हैं, बीपी कफ क्लीन करते हैं। तो घबराइए मत, हम लोग जितना भी हमारी तरफ से प्रिकॉशन लेना है हम ले रहे हैं, और ये कोशिश कर रहे हैं कि एक से दूसरे को ये ना फैले। ठीक है। डायलिसिस यूनिट से वापस जाने के बाद क्या करना है? ठीक है। अगर किसी ने हमारा वीडियो देखा होगा तो उसमें ये हमने बोला था कि घर में एक बकेट तैयार रखिए जिसमें साबुन है और पानी है, ऑलरेडी बना के रखा है। घर से आप डायलिसिस से जैसे ही घर पे वापस जाते हैं तो सबसे पहले अपना हाथ धो लीजिए, और उसके बाद अपने सारे कपड़े उस में डाल के पहले भिगो के रख दीजिए। और ये कम से कम 2-3 घंटे अगर भिगो के पड़े रहें तो उसमें अगर कोई विषाणु है तो आसानी से निकल जाएगा। 2 घंटे क्या, मैं तो बोलूँगा 20-25 मिनट भी काफी है, लेकिन जितना समय उसको दे पाए उतना अच्छा है। और उसके बाद अच्छे से नहा लें, क्योंकि नहा लेने से आपके सरफेस पे जहाँ पे भी वायरस हो वो सारे निकल जाएंगे, ऊपर से नीचे तक सब जगह अगर अच्छे से सोप लग जाता है तो वायरस पूरा का पूरा हट जाएगा। तो डायलिसिस से आने के बाद ये एक सिंपल चीज है जो हम आसानी से, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। गर्म ठंडा पानी का कोई महत्व नहीं है, साबुन होना जरूरी है। ठीक है। तो ये सारे सिंपल चीजें हैं। परीक्षण, टेस्टिंग, मुंबई में तो आजकल बोलते हैं कि डायलिसिस यूनिट में हर हफ्ते कोविड की जांच करो, तभी हम डायलिसिस करेंगे। तो मुंबई की स्थिति बहुत बिगड़ गई है, तभी ये सब कर रहे हैं। लेकिन नागपुर में ये सिचुएशन नहीं है। हम सब लोगों का टेस्टिंग नहीं करेंगे, नहीं हम कर रहे, क्योंकि आज टेस्टिंग करेंगे, कल या परसों तक रिपोर्ट आएगा, तब तक आपकी सिचुएशन बदल गई हो। जो आज नेगेटिव है हो सकता है वो कल पॉजिटिव हो जाए, परसों पॉजिटिव हो जाए। तो जो रिपोर्ट 2 या 3 दिन बाद आने वाला है, उस दौरान हो सकता है वो बंदा ऑलरेडी पॉजिटिव हो गया। तो इसीलिए ये बार बार और हर डायलिसिस में ये जांच करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर किसी को लक्षण है तो ही हम जांच करेंगे। अभी तो यात्रा तो खैर संभव नहीं है, पिछले महीने से यात्रा बंद है, और जो किसी के कांटेक्ट में आया है, इसीलिए जब भी आप डायलिसिस यूनिट में आते हैं तो प्लीज बताइए कि क्या आपके फैमिली में कोई बंदा है जो क्वारंटाइन से वापस आया है, या किसी दूसरे गांव से आया है, या जिसको कोई लक्षण थे और उसका इलाज किया गया है। तो हम आपका भी जांच करेंगे, या आपसे जुड़े हुए बाकी पेशेंट्स का भी जांच करेंगे। तो जांच सभी का नहीं करेंगे। ठीक है। तो ये सारी चीजें हम बताना चाहते थे। ये एकदम बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं जो हम सभी को देना चाहते थे। इसके बाद कोई भी शंका है, कोई दिक्कत है, तो उसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। अपना माइक्रोफोन अनम्यूट करके आप सवाल पूछ सकते हैं, या चैट का भी ऑप्शन है, वहाँ पे आप अपना सवाल एंटर कर सकते हैं। वो सवाल मुझे नजर आएगा और मैं उसके बारे में जवाब दे सकता हूँ। एक चीज जरूर बिफोर वी स्टार्ट द डिस्कशन, हमारे बीच ये एक बहुत सौभाग्य की बात है
कि कुसुम देवी ठाकरे जो ब्रह्म कुमारी से जुड़े हुए हैं वो हमारे बीच में है। तो मैं ये मौका उठाना चाहूँगा और उनको ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि 2 शब्द सबके लिए बोलें कि किस तरह से इस माहौल में शांत रहा जाए, किस तरह से अपने मन को स्वस्थ रखा जाए और किस तरह से चिंता से बचा जाए। कुसुम दीदी। नमस्कार। बहुत अच्छी बात बताई आपने, क्योंकि अभी ऐसा वातावरण है, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अपने ऊपर ध्यान रखना भी जरूरी है। इसमें विशेष मैं तो ये चाहूंगी कि हर एक मनुष्य आत्मा कुछ अपने लिए अच्छे विचार रखे, पॉजिटिव थिंकिंग करे और जो उनके मन को शांति मिले और घर में भी शांति का वातावरण बना रहे। क्योंकि आज का माहौल ऐसा बन गया है कि सभी अंदर से डरे हुए हैं। सबको ऐसा लगता है कि भाई अब पता नहीं क्या होने वाला है आगे चल के, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने बहुत सुंदर बात बताई है कि कैसे अपने ऊपर ध्यान रखा जाए, कैसे इसको अपन मतलब जीत सकते हैं। और अभी फिलहाल जो है कि जैसा जैसा वातावरण बनता जा रहा है और गवर्नमेंट की तरफ से जो भी रूल बनाए जा रहे, नियम बनाए जा रहे, आदेश दिए जा रहे हैं, मैं ये समझती हूँ कि अगर हम सब मिल करके अगर इन सभी आदेश का पालन करेंगे तो अवश्य हमें बहुत लाभ होगा और ये बीमारी भी जल्दी चली जाएगी। मेरा तो यही सुझाव है। ठीक है सर। थैंक यू सो मच जी। मैं आपको कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल प्लीज। मतलब तबीयत के बारे में थोड़ा 2-3 बातें पूछना था। पूछूं? हाँ बोलिए ना, बोलिए। हाँ, तो मैंने बोला कि एक तो जो है ना, मुझे 1 मास हो रहा है, तो ये फेस पर और बालों में बहुत पसीना आ रहा है, बहुत आता है। चाहे आप एसी लगाओ, डबल फैन लगाओ, तो भी बहुत आता है। सारी रात भर वही पसीना ही पोंछते रहना पड़ता है। दूसरी बात, रात को जो है 2 बजे तक 3 बजे तक नींद ही नहीं आती है, घबराहट होती रहती है। तो कभी बहुत पसीना आता है तो उठ के बैठना पड़ता है। और तीसरा, बीपी बढ़ी हुई रहती है। 8 दिन हो गए, 190, कभी 200, कभी 213 तक चली जाती है। तो थोड़ा ये पूछना था। बाकी आपकी जो गोलियां लिख करके दी है वो मैं ले रही हूँ और इंजेक्शन भी ले रही हूँ। तो हो सकता है ये सब कुछ ब्लड प्रेशर से जुड़ा हुआ हो। जब ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाता है जी जी तो जी। ये सारे लक्षण आ सकते हैं। तो मुझे लगता है बीपी कंट्रोल करना एक जरूरी चीज है इस समय। जी और दूसरा ये भी एक भ्रांति आजकल फैल रही है कि एसी लगाने से कोरोना हो जाएगा। ऐसा नहीं है। एसी नहीं। जहाँ पे हाँ जरूरत है वहां पे इस्तेमाल, घर वाले जी सिचुएशन में एसी या जी कूलर लगाने से जी ज्यादा नुकसान नहीं है, बल्कि कोई खतरा नहीं है। जी एसी जैसे मॉल में है, एक कमरे से दूसरे कमरे से जुड़ा हुआ है, या जी अस्पताल में एक कमरे से दूसरे कमरे में एसी जुड़ा हुआ है, जहाँ डक्टिंग वाला एसी है और वहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ है, अननोन लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं। वहाँ पे एक से दूसरे को एसी के द्वारा पहुंच सकता है। इसलिए लोगों का ये मानना है कि ऐसी जगहों पे एसी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। घर पे आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप वो कम कर रहे हैं तो वो मत कीजिए। शायद पसीने की वजह केवल हीट हो, दूसरा कोई नहीं है। तो और दूसरा है बीपी कंट्रोल। तो मुझे लगता है कि ये 2 चीजें होने से थिंग्स विल बी ऑलराइट। बाकी गोलियां यही शुरू रहने देना। बिल्कुल बिल्कुल हाँ जी बिल्कुल। जी पांडे जी सवाल पूछ रहे हैं कि रिलेटिव्स के साथ रिलेटिव्स को ऊपर बुलाया जा सकता है या उनको बाहर के बाहर जाएं तो बेहतर है। तो थोड़ी देर पहले अभी हम यही चर्चा कर रहे थे कि जितने कम लोग अस्पताल में पहुंचे उतना बेहतर है, उतना भीड़ कम रहेगा, उतना सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत कम रहेगी, उतना ही उस बंदे को भी रिस्क कम रहेगा। और अगर ऐसा हो कि वो कैरियर है तो उसकी वजह से दूसरे लोगों को भी रिस्क कम रहेगा। तो जितने कम लोग, जितने जरूरी है उतने ही लोग
अगर आप खुद चल के जा सकते हैं, खुद लिफ्ट से ऊपर आ सकते हैं, तो मेरी सलाह रहेगी कि जितने कम लोग अस्पताल के प्रीमाइसिस में कम आए उतना अच्छा है। मेरा तो वही मानना है। और भी बहुत सारे सवाल होंगे, अनम्यूट कीजिए, चैट कीजिए, जैसा भी आपको लगता है। हॅलो सर. हाँ बोला. मी म्हटलं बांगड्या चालतील का घातल्या? कोणताही ऍडिशनल सरफेस म्हणजे हातावर जे काही आहे, घड्याळ म्हणा किंवा काही पण कळ म्हणा किंवा बांगडी म्हणा, त्याच्यावर व्हायरस जर असेल तर मग शेवटी काय, बांगडी घातली तर घरी जाऊन क्लीन करायची. ठीक. आणि ती क्लीन म्हणजे कधीच 100% क्लीन होत नाही. आपण बाहेरून आतून कितपत ते क्लीन करू शकतो. जितकं टाळू आपण बेटर राहील. जितकं आपण कमी घालू तितकं चांगलं राहील. आणि सर तुम्ही मध्ये औषध दिलं पण अजूनही थोडी खाज येते अंगाला. इथे जास्त घाम येतो आणि इथे खूप खाज सुटते. बरं, ते थोडंसं ड्रायनेस मुळे राहू शकतं. तर मला घाम खूप येतो तिथे, डायलिसिसच्या तिथे पूर्ण हे सगळं अंग ओलं होतं, इतकं भिजतं, घाम येतो, ती गरमी झाली की सगळे सिंथेटिक. खाज कमी झाली आहे पण थोडीशी आहे, गोळ्या सुरू आहेत तुम्ही सांगितलेल्या, आणि आता एकदा नाही शॅम्पूने, अजून एकदा नाही. बरोबर. पण एवढाच मग जास्त खातो ब्रेस्टचा. काय करू त्याच्याकरता काही कळत नाही. मला वाटतं ते थोडंसं वेदर रिलेटेड आहे, हळूहळू ते सेटल होईल. अच्छा. बाकी तुम्ही सांगितली, मस्त सांगितली माहिती, अगदी खूप छान सांगितली. थँक्यू. हेलो सर. हाँ बोलिए. सर वैशाली त्रिवेदी के हस्बैंड बोल रहा हूँ. हाँ बोलिए. सर हम जैसे अपन घर में रहते तो घर में भी सोशल डिस्टेंसिंग रखना है ना अपने को, मास्क. अगर आप सस्पेक्टेड हैं, किसी ने आपको बोला है कि जैसे आपको सर्दी के लक्षण है, सर्दी खांसी बुखार ऐसे कोई लक्षण है, लेकिन आपका कोरोना का टेस्ट नेगेटिव आया है, ठीक है, तो अगर आपको लक्षण है लेकिन टेस्ट नेगेटिव है तो आप अस्पताल में नहीं रहेंगे, आप घर पे रहेंगे. तो ऐसे में हम जी बिना लक्षण के, बिना तकलीफ के सोशल डिस्टेंसिंग घर पे रहने की जरूरत नहीं है. नहीं है ना. अगर आप किसी के संपर्क में आए हैं, हाँ, किसी के संपर्क में आए हैं कि ये पेशेंट था, कोरोना का पेशेंट था, पॉजिटिव है, उसके संपर्क में आके आप घर जा रहे हैं, तो फिर शायद सोशल डिस्टेंसिंग का इंपॉर्टेंस रहेगा. मैं तो बोलूंगा फिर आइसोलेशन की जरूरत रहेगी. लेकिन जहाँ पे ऐसी बात नहीं है, नॉन बात नहीं है, तो जरूरत नहीं है. घर के घर में जरूरत नहीं है. घर के घर में जरूरत है. ठीक है सर. थैंक यू सर. और कोई सवाल? थांबून घ्या तो एकदम. हाँ बोला. कपड़े धो के डाल दो.
ओके सर, काही प्रश्न? पूछा ना, बोले जरूरी नहीं है, बोले ऊपर जाना जरूरी नहीं है, बोले अगर तुमको मतलब तुम्हारी सेफ्टी के लिए अगर तुम चाहते हो कि मतलब वो लड़का को प्रॉब्लम ना हो तो चालीस लोग हैं, 40 लोगों में से किसी को भी ये सवाल नहीं है? हॅलो हाँ बोला बोला. सर, मला एक क्वेश्चन विचारायचं होतं. मी डायलिसिस पेशंट आहे, भंडाऱ्याला डायलिसिस करते. बरं. तर तिथे तिथे काही पेशंट येतात, त्यांना ताप आणि खोकला राहतो. तर अच्छा. तेही आमच्या सोबतच हे करतात डायलिसिस. पण मग आम्हाला पण भीती वाटते की बहुतेक काही प्रॉब्लेम तर नाही यांच्यामध्ये. बरं. तर ताप खोकल्याचे सध्या मेजर कारण कोरोना जरी असलं तरी इतर कारण पण आहेत. प्रश्न हा आहे की या पेशंटला डॉक्टरनी बघितलाय का फिजिशियननी बघितलाय का? आलं लक्षात? हां. तर जर फिजिशियननी बघितलाय तर त्यांना कोरोना असेल तर फिजिशियन कधीच त्या पेशंटला आपल्याकडे कंटिन्यू करणार नाही. पेशंटला कोरोना असेल तर फिजिशियन आधी त्या पेशंटला गव्हर्नमेंट फॅसिलिटीमध्ये पाठवेल किंवा कोरोनावाल्या हॉस्पिटलमध्ये पाठवेल. त्याच्यामुळे आपल्या फिजिशियनवर भरोसा ठेवा. त्यांना जर असं वाटलं असतं की नाही कोरोना आहे तर त्यांनी तो पेशंट नक्कीच गव्हर्नमेंटला पाठवला असता. तर म्हणूनच हे चर्चासत्र मी आयोजित केलं होतं की आपल्याला आपल्या डॉक्टर्स वर आणि आपल्या मेडिकल टीमवर पूर्णपणे भरोसा ठेवणं गरजेचं आहे. कारण या सगळ्या कंडिशन मध्ये आपल्याला आपली मेडिकल टीमच आपल्याला मदत करणार आहे किंवा आपल्या सगळ्या शंकांचं निरसन करणार. तर आपल्या मेडिकल टीमवर भरोसा ठेवा. ते जर पेशंट घेतात आहे याचा अर्थ त्यांनी सगळी तपासणी केली आहे किंवा त्या व्यक्तीला दुसरं काही कारण आहे याची त्यांना शाश्वती झाली आहे. तर तरी पण एकदा हे कन्फर्म करून घ्या की तो व्यक्ती फिजिशियन पर्यंत पोहोचला. नसेल पोहोचला तर त्याला तशी मदत करा, फिजिशियनची तपासणी करून घ्या. ओके, थँक्यू सर. कुछ आपण हा एक विचार केला होता की किंवा ही एक चर्चा झाली होती की इन्फेक्शन से लड़ने के लिए न्यूट्रिशन जरूरी है, इम्यूनिटी जरूरी है और इम्यूनिटी के लिए न्यूट्रिशन, अच्छा न्यूट्रिशन होना जरूरी है. तो न्यूट्रिशन के हिसाब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ डॉक्टर सुनीति से कि वो हमको एक कुछ टिप्स दें जो इस दौरान हमको काम में आए. कुछ बातें हमने भी की थी, बाकी की बातें डॉक्टर सुनीति से हम पूछते हैं. एक 5 मिनट में संक्षेप में बताएं.
आप सभी को नमस्कार। हेलो। हेलो। हाँ मैडम। सो हाँ, आप लोग कैसे हैं? ठीक है ठीक है। गुड। तो कोई सवाल है आपकी तरफ से? नहीं तो बोलता है ना मैडम, बोला बोला। ओके ओके। एक आवाज आ रही है। ओके। तो न्यूट्रिशन का ध्यान इस तरह से लेना है कि आप डायलिसिस में जाने से पहले, आपको अभी सर ने बताया कि आप खाना खा के या कुछ खाकर निकलेंगे। 4 घंटे बाद जब आप घर वापस आएंगे तब आपके दिन भर का रिमेनिंग शेड्यूल आपको लेना है। अभी 2 मेन बातें याद रखिए। गर्मी बढ़ रही है तो पानी पीने की मात्रा स्वाभाविक तरह से बढ़ जाती है, इसलिए आप सबने नमक कम खाना है, ये आप प्लीज ध्यान रखिए। आपने नमक कम लेना है ताकि आपको प्यास कम लगे, फिर आप पानी कम लेंगे तो डायलिसिस के दौरान जो वजन बढ़ता है वो नहीं बढ़ेगा या कम बढ़ेगा। दूसरी बात, कूलर या एसी में ही रहे। घर से बाहर निकलने का तो सवाल ही नहीं है फिलहाल, लेकिन जो एक डर है कि कोरोना की वजह कोरोना हो सकता है अगर हम एसी में रहे या कूलर में रहे, तो ये बात नहीं है। आप अच्छी ठंडी जगह पे रहे। तीसरी बात, ठंडा पानी नहीं पीना है, लेकिन पूरा गर्म पानी भी नहीं पीना है। वो गर्म पानी पीने से कोरोना नहीं होगा वगैरह, ये बात नहीं है। कोरोना आपको किसी भी तरह से प्रिवेंट करना है, लेकिन इसका ये कारण नहीं है कि आप गर्म पानी पिया करें। आप नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर का पानी पिए, ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्म। चौथी बात अगर सब्जियों की है तो फिलहाल जो भी सब्जियां मार्केट में अवेलेबल है, जो घर में आप ला रहे हैं, उनको अच्छे से धोना है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर सब्जियां ला रहे हो या किसी से मंगवा रहे हो, होम डिलीवरी करवा रहे हो, आजकल बहुत सारे नंबर्स है जो आपके पते पर होम डिलीवरी करते हैं सब्जियों की, तो वो सब्जियां कम से कम 8 या 10 घंटे आप अगर बाहर से ला रहे हो तो उसको आप किचन के अंदर या घर के अंदर ना ले, उसे आप वहीं के वहीं रहने दें, ढक के रखिए। चाहे तो 8-10 घंटे बाद उसको आप अंदर ले सकते हैं। उसके बाद प्याज छोड़कर आलू, टमाटर, जो भी आप ला रहे हैं, सब्जियों को आप अच्छे से धोने के बाद, मैं तो बोलती हूँ धो के, काट के, सुखा के डब्बे में भर के फिर फ्रिज में रखिए, ताकि एक बार वो सब्जियां धुल जाए तो जो भी आशंका है काफी लोगों को कि सब्जियों में से या फलों में से कोरोना शायद संक्रमण आ सकता है, तो उसको एक प्रिवेंट करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि सब्जियां अच्छे से धो ले, बारीक काट के डब्बों में, स्टील के डब्बों में, प्लास्टिक के एयर टाइट डब्बों में रख के उसको बाद में फ्रिज में रखा जाए। हरी पत्तेदार सब्जियां हम लोग वैसे भी काफी मना करते हैं डायलिसिस के पेशेंट्स को, तो फिलहाल इस दौरान भी हरी पत्तेदार सब्जियां आप कम से कम खाएं या ना खाएं तो ही अच्छा है, राइट। अभी रही फलों की बात, तो फल भी छील कर, जो भी 4-5 फल आपको अलाउड है वो भी छील कर अच्छे से धोकर ही खाना है, कम मात्रा में खाना है। नमक कम खाइए, पानी कम पीजिए, ठंडी जगह में रहिए, घर में ही रहिए, सब्जियां अच्छे से धोकर खानी है। जो लोग नॉनवेज प्रेफर करते हैं, मेरी बिल्कुल आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि नॉनवेज इस दौरान बिल्कुल ना खाएं। प्लीज डू नॉट eat any kind of non-vegetarian food, especially in this coronavirus condition. आप चाहे तो एग्स खा सकते हैं, लेकिन उसका भी वही है, बॉईल करके ही खाना है, कच्चा नहीं खाना है, हाफ कुक्ड या हाफ फ्राई नहीं खाना है। लेकिन अदर देन एग्स, नॉन वेजिटेरियन फूड आप ना खाएं तो ही सबके लिए बेहतर है। प्योर वेजिटेरियन फूड में हरी पत्तेदार सब्जियां ना खाएं, बाकी जो भी सब्जियां अवेलेबल है
तो थोड़ी बहुत मात्रा में हम लोग खा सकते हैं। Any questions? हेलो हेलो, मैडम, गुड मॉर्निंग, एलियाज हियर। हाँ गुड मॉर्निंग, बोलिए। हाँ मैम, मुझे ये था कि अभी ये टाइम पे हमारे पेशेंट्स की इम्यूनिटी स्ट्रांग रहना चाहिए, हाँ हाँ तो उसके लिए मैं चाहूंगा कि प्रोटीन डाइट थोड़ा सा आप एक बार फिर सब पेशेंट्स को बता दीजिए ये टाइम पे कि वो क्या ले सकते हैं। जैसा नॉनवेज हमने बोला है कि नहीं लेना है, नहीं लेना है, राइट हाँ, राइट। तो हम वेजिटेरियन में हम जैसे सोयाबीन या जो भी है, यानी आपके तरफ से मैं चाहूंगा कि उनको वो एक इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए हम उनको क्या एक एडिशनल चीज हम दे सकते हैं ड्यूरिंग दिस कोरोना पीरियड। करेक्ट। सो दूध की अवेलेबिलिटी है मार्केट में अच्छे से। आप दूध की अवेलेबिलिटी मार्केट में अच्छे से है, तो आप दूध का इस्तेमाल अच्छे से कीजिए। यस, आप गाढ़ा दही खाइए, नॉर्मल रूम टेम्परेचर का, फ्रिज वाला नहीं। यस, तीसरी बात, दूध फाड़ के आप खुद घर में पनीर बना के खा सकते हैं, ये तीसरी बात है। चौथी बात, मेन प्रोटीन के लिए दालें खाना जरूरी है। आप जो भी दाल खा रहे हो, ऐसा नहीं है कि अभी काम नहीं है, कुछ हम लोग बाहर नहीं जा रहे हैं या वॉकिंग नहीं हो रही है, एक्सरसाइज नहीं हो रही है तो कम से कम खाना खाए, ये बात नहीं है। जो खाना आप रेगुलरली खा रहे थे पहले से, वो खाना आपने खाना है, सिर्फ नॉनवेज बंद करना है। तो दालें, सारी दालें, प्रोटीन्स, स्प्राउट्स, यस, अंकुरित मूंग, मोठ, मटकी आपको खानी है। आप चाहे तो हफ्ते भर की एक बार बना के रख दीजिए और फिर उनको रोज थोड़ा थोड़ा करके खाइए। तो स्प्राउट्स एक हो गया है। सोयाबीन वड़ी, सोयाबीन चंक्स आप खा सकते हैं, पैकेट में जो मिलते हैं न्यूट्रेला वाले, वो सोयाबीन चंक्स आप खा सकते हैं। तो प्रोटीन डाइट में मेनली हम लोग दूध, दही, पनीर, घर में बना हुआ सारी प्रकार की दालें, चौली, मोठ और मटकी, ये खा सकते हैं। और कुछ सवाल? इलियास, एनीथिंग? और कोई सवाल? नो मैम, थैंक यू। यस, 30 वाजता संबोधन आहे, हेलो, ओके, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज की बात बताते हैं। अभी घर ही के घर में आप लॉकडाउन की तरह है, तो एक्सरसाइज कैसे करें? क्या हम लोग योगा कर रहे हैं? और अगर योगा यानी बहुत स्ट्रिक्ट या साइंटिफिक तरीके से अगर ना करें तो भी हम लोग वॉक तो कर सकते हैं घर के घर में। लंबा रूम है या थोड़ा सा लंबा कॉरिडोर है, तो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए हम लोग घर के घर में या घर के आंगन में या घर के सामने वाले कॉरिडोर में या बालकनी में वॉक कर सकते हैं। दूसरी बात, हम लोग चेयर को पकड़ के हाई नीज वॉकिंग कर सकते हैं। हम लोग कम से कम 5 मिनट रोज हमको वॉकिंग करना। एक तो हमको स्पॉट वॉकिंग करना है, यानी एक जगह पे खड़ा होके वॉकिंग करना है, या हमारे पास अगर कॉरिडोर या टेरेस जैसी जगह है तो हम लोग वहां वॉकिंग कर सकते हैं। हाथ पैरों की एक्सरसाइजेस करना है, सारे जॉइंट्स की एक्सरसाइजेस करना है, हाथों की जॉइंट्स की एक्सरसाइजेस करना है ताकि हमारे जॉइंट्स अकड़ने में। पैरों की हम लोग एक्सरसाइज चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। नीज को हिलाना है, एंकल्स को हिलाना है। एक्सरसाइज हमें ये जारी रखना है, ये कंटिन्यू रखना है, और जितना हो सके हम लोग घर के घर में वॉक करें।
एक जगह पे बैठे ना रहे। थर्ड इज प्राणायाम। प्राणायाम करना जरूरी है। हम लोग घर में ही बैठ रहे हैं तो हमारी लंग एक्टिविटी अच्छी रहनी चाहिए, इसलिए प्राणायाम के जो भी प्रकार आपको आते हैं वो डीप ब्रीदिंग वाले सारे प्रकार आपने करने हैं। पानी नॉर्मल रूम टेम्परेचर का ही पीना है, बहुत ठंडा पानी नहीं पीना है, और डाइट आपको अच्छी रखनी है। थैंक यू। हेलो। हाँ बोलो इलियास। सर गुड मॉर्निंग। सर ये अभी इसमें डायलिसिस हम स्किप ना करें, क्योंकि कोई कोई पेशेंट्स है जो लाइक थ्राइस अ वीक है, तो अभी 2 ही बार आ रहे हैं और घर पे ही रहना है करके हमारा पानी नहीं बढ़ रहा है, उनका माइंड में ये कंसेप्ट है। तो हम 2 बार डायलिसिस करेंगे तो ज्यादा अच्छा है हमारे लिए। थोड़ा सा एक फैक्टर ये है कि ट्रांसपोर्ट यानी आने जाने में भी थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन वो एक जो मिथ है कि हमारा घर में हम है और पानी नहीं बढ़ रहा है इसलिए हम 2 ही बार करें, तो सर उस बारे में मैं चाहूंगा आप कुछ बोलिए। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि एज अ डायलिसिस पेशेंट ये हमेशा बैक ऑफ द माइंड रहता है कि किसी दिन इस झंझट से निजात मिले। तो कोई भी बहाना एकदम वेलकम रहता है कि हमको डायलिसिस ना जाना पड़े, और उसमें गिल्ट भी ना रहे कि हम डायलिसिस नहीं जा रहे हैं और कोई हमको कुछ नहीं बोल रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी सिचुएशन है जहाँ पे हम बोल दें कि हम डायलिसिस नहीं जा रहे हैं और कोई गिल्ट नहीं रहे। लेकिन ये करना गलत रहेगा। हम सबसे पहला इंस्ट्रक्शन हम ये देते हैं इस दौरान भी और बाकी समय भी कि डायलिसिस जब भी मिस होता है तो हम लोग एक रिस्क ले रहे हैं। हम लोग एक रिस्क ले रहे हैं। आप भले ही कोरोना की बात करें या बगैर कोरोना वाली सिचुएशन की बात करें, जब भी हम डायलिसिस मिस करते हैं तो हम एक हमारी मोर्टेलिटी का रिस्क हम बढ़ा रहे हैं। हमको कोरोना से डर लग रहा है, सही बात है, हमको कोरोना से डर लग रहा है क्योंकि कोरोना से लोग मर रहे हैं। अब सवाल ये है कि कोरोना से कितने लोग मर रहे हैं? 100 में से 5 लोग मर रहे हैं। तो मोर्टेलिटी रिस्क कितनी है? 5%। और जब डायलिसिस मिस करते हैं तो मोर्टेलिटी रिस्क कितनी बढ़ती है? 20%, 25%। हम ये आसानी से मिस कर लेंगे, हमको डर भी नहीं लगता। हम आसानी से मिस कर लेते हैं, हम रिस्क ले लेते हैं 25% की, और हम 5% के रिस्क के लिए पूरी दुनिया को सर पे लेके घूम रहे हैं, है ना? तो अगर हमको कोरोना से डर लगता है तो उससे 4 गुना ज्यादा डर लगना चाहिए डायलिसिस मिस करने से। ठीक है, तो डायलिसिस मिस मत कीजिए, भले ही कोरोना हो नहीं हो। कोई बहुत ही अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस है, जैसे मुंबई में हो रहा है। मुंबई में हो रहा है कि डायलिसिस यूनिट बंद हो रहे हैं और जो वहां से 100-150 पेशेंट निकल रहे हैं वो दूसरे डायलिसिस यूनिट में जा रहे हैं। वहां पे लोगों को एडजस्ट करना पड़ रहा है, जहां जब तक एडजस्ट करने की बारी नहीं आती है। एडजस्ट करना पड़ रहा है मतलब 24 घंटे डायलिसिस चल रहा है तो किसी को 4 घंटे की जगह 3 घंटे दे रहे हैं, फिर बोल रहे हैं कि भाई साहब 3 बार वाले 2 बार आइए तो थोड़ी सी और जगह में बना पाऊंगा, है ना? तो जब तक ये सिचुएशन नहीं आती है तब तक हमने डायलिसिस मिस नहीं करना चाहिए। और वी आर थैंकफुल फॉर ऑल आवर पब्लिक हेल्थ पीपल कि अभी तक नागपुर में या नागपुर के सराउंडिंग रीजन में इतनी बड़ी सिचुएशन पैदा नहीं हुई है कि हॉस्पिटल बंद करके पेशेंट्स को दूसरी जगह भेजना पड़ रहा है, सॉरी, है ना?
तो जब तक ये सिचुएशन नहीं आती, जहां तक ये बात नहीं आती है कि पेशेंट डायलिसिस के लिए जगह कम पड़ रही है या मशीन्स कम पड़ रही है या स्टाफ कम पड़ रहा है, कोई डायलिसिस यूनिट बंद हो रहे हैं, तब तक डायलिसिस मिस नहीं करना चाहिए। अगर जरूरत है तो डॉक्टर खुद बताएगा, प्लान करके बताएगा। उसमें भी जिसको टॉलरेट नहीं होगा हम उसको बिल्कुल नहीं बोलेंगे। जिसको जो यंग बंदा है, जिसका वेट गेन ज्यादा नहीं है, उसी को हम बताएंगे। और तो आपकी तरफ से क्या करना है, आपकी तरफ से जो आपका शेड्यूल है उसको जारी रखना है। और दूसरी बात, ये चीज तो हम हर बार बताते हैं कि डायलिसिस में वजन बढ़ना केवल एक बात है, वो पूरी बात नहीं है, वो केवल एक बात है। पानी बढ़ना एक बात है, हम केवल पानी निकालने के लिए डायलिसिस नहीं कर रहे। हम यूरिया निकालने के लिए डायलिसिस कर रहे हैं, पोटेशियम निकालने के लिए डायलिसिस कर रहे हैं, एसिड निकालने के लिए डायलिसिस कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें दूसरी निकलती है, केवल पानी नहीं निकलता। अगर केवल पानी की बात होती तो जिसको यूरिन हो रहा है उसने तो डायलिसिस करना ही नहीं चाहिए, बाकी रिपोर्ट हम देख भी क्यों रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, केवल पानी निकालने के लिए हम डायलिसिस नहीं कर रहे हैं। हम डायलिसिस एज अ रूटीन, हम सबको डायलिसिस की जरूरत है और सबको शेड्यूल के हिसाब से डायलिसिस की जरूरत है, इसलिए हम डायलिसिस कर रहे हैं। तो डायलिसिस मिस नहीं करना है, केवल कोरोना है इस वजह से मिस नहीं करना है, ये याद रखिए। शेंडे साहब काही प्रश्न? नहीं सर। ओके, मैंने अभी सुन रही थी अभी तक, अभी थोड़ा मैं भी सुन रहा था, काफी अच्छा लगा मुझे कि काफी सारा मतलब शेयरिंग भी हुआ आपके साथ में, आपका भी जो लाइन्स है तो भी फॉलो कर रहे हैं हम लोग और आ रहे सर। डायलिसिस के लिए जाने में कोई दिक्कत नहीं है और हमने वो पुलिस स्टेशन का भी लेटर वगैरह बना लिए है, सर से भी कुछ लेटर मिले है, तो कोई तकलीफ अब नहीं होती है जाने आने में। और ठीक है, क्योंकि डायलिसिस काफी जरूरी है, जैसे शेड्यूल मिला है शेड्यूल के हिसाब से ही चल रही। आपने काफी सही कहा है कि सिर्फ पानी निकालनी है, हमारा मकसद नहीं है कि जो उनमें चीजें होती है जो यूरिन जो एसिड वगैरह ये जरूरी है, तो शेड्यूल है उस हिसाब से हम लोग रहे हैं। और मेरा बाकी लोगों से भी ये है कहना कि उन्होंने करना चाहिए। कोरोना एक अलग बात है, जैसे आपने बोली मॉर्टिलिटी 5% है, मगर ऐसी अगर नहीं करते तो मॉर्टिलिटी रेट बढ़ सकते हैं। काफी ये सही पॉइंट से आपने जो रखा है, बिल्कुल सही है ये कि करना चाहिए। सबने जो शेड्यूल दिया गया है और आपका गाइडलाइंस है, आप आते हैं शहर में जो पेशेवरों से आपका जो टीम है उनसे बात करते हैं, तो काफी अच्छा लगा है कि जो कोऑर्डिनेशन जो है आपका, आप टीम और लेसन काफी पॉजिटिव उनके मतलब ये जरूरी में होता है, ऐसे कोऑर्डिनेशन होता है। मगर आपका का आउटर का काफी अच्छा कोऑर्डिनेशन है सर। चलो अच्छा लगा सुन के, थैंक यू फॉर योर फीडबैक। जी थैंक सर। बरकत भाई क्या सोच रहे हैं? जी ठीक है सर, बहुत अच्छा बताया आपने। कोई सवाल? नहीं सर, थैंक यू सर, सब तो ठीक ही बताया, आप सवाल क्या करें सर। ठीक है, थैंक यू। जो आपने बताया वही फॉलो करें।
गौरव काय विचारायचं आहे का? सर सगळं काही तुम्ही व्यवस्थितपणे समजावून दिलंय, त्यामुळे कोणताच प्रश्न उरलेला नाहीये. ओके. बड़ा ऑन करो. हॅलो. मोगे साहेब. हो बोला मोगे साहेब. सर खूप छान माहिती सांगितली. फक्त थँक्यू प्रश्न थँक्यू. होता पाण्याचा कंट्रोल होऊन नाही राहिला, काय करायचं ते सांगा. पाणी मॅडमनी सांगितलं की थंड पाणी नका पिऊ, पण थंड पाणी जर का घेतलं नाही तर तहानच नाही भागल्यासारखी होते आणि तोंडाला खूप कोरड पडते. बरोबर आहे. तर थंड तरी मी थंड control पाण्याचं करतोय. एवढंच आहे, थंड पाण्याचं एवढंच आहे की थंड सरफेसवर व्हायरस असण्याची रिस्क जास्त आहे, म्हणून ती एक गोष्ट आहे. बरोबर. ही फॅक्ट तर बदलत नाही की थंड पाणी प्यायल्याने कमी पाण्यात काम होतं आणि कमी पाणी घेतलं जातं, ही फॅक्ट बदलत नाही. पण आणि जे गरमी दुसरा एवढी पॉइंट, वाढल्यामुळे गरम पाणी सुद्धा पिऊ नाही शकत जास्त. अगदी बरोबर. पण जो दुसरा पॉइंट आहे मला वाटतं तो जास्त महत्वाचा आहे, सॉल्टचा. आपल्या हा, salt. फूडमध्ये इतकं सॉल्ट आहे की त्या सॉल्टमुळे आपल्याला तहान जास्त लागते. इव्हन वॉटर मध्ये थोडस सॉल्ट कंटेंट जास्त. काय म्हटलं? वॉटर मध्ये पण थोडेसे सॉल्ट कंटेंट आहेत आपल्या इथे. हो ते मान्य आहे, पण आपण जे जेवणात किंवा अन्नातून जे आपलं सॉल्ट जातं बऱ्याचदा ते मोजण्यात येत नाही. की आपण म्हणतो कमी, पण कमी म्हणजे आपण आधी किती घेतो तो. तर बिना मिठाचं खाल्लं तर चालेल? ते पण बरोबर नाही. आता हे दोन एक्स्ट्रीम झाले की एकदम शून्य करणे आणि नॉर्मल घेणे, ह्याच्यातला मध्य भाग म्हणजे 2.5 ते 3 ग्राम. वरतून घेतोच नाही, जे काही अन्न शिजत त्याच्यामधूनच घेतो, बाकी वरतून काहीच घेत नाही. हो, पण अन्न जे शिजतं त्याच्यात जे आपण कमी आहे असं म्हणतो, त्या कमी म्हणजे काय? इट्स अ रिलेटिव्ह टर्म है ना. मी आधी 25 ग्राम टाकत होतो, आता मी 15 ग्राम टाकतोय, हे कमी झालं है ना. पण हे आपल्याला 15 ग्राम पण 6 ग्राम पेक्षा खूप जास्त आहे, 5 ग्राम पेक्षा खूप जास्त आहे. बरोबर आहे. तर म्हणून जेवण जे आहे ते विदाउट सॉल्ट बनवणे आणि आपल्यासाठी जे 2.5-3 ग्राम बाजूला ठेवले आहेत ते वरती टाकून घेणे, तरच आपण म्हणू शकतो की मी 2 ते 3 ग्राम घेतोय. बरोबर. ठीक आहे. तर मला वाटतं ती एक सवय आहे जी बदलणं जरुरी आहे. ठीक आहे. कारण शुगर आणि नॉर्मल आलेलीच आहे आता, त्याच्यामुळे तो प्रॉब्लेम. ती एक गोष्ट आहे, कारण खूप शुगर जास्त असेल तर खूप तहान लागते, म्हणून शुगर कंट्रोल केलं तर तहान आपोआप कमी लागते आणि आपोआप आपण कमी पाणी घेतो. कारण सध्या काय सुट्ट्या असल्यामुळे कामं काही नाही, त्यामुळे काय आता ते जास्त होत राहिले, बाकी काही नाही. ठीक आहे सर, खूप छान सांगितलं तुम्ही माहिती. थँक्यू. मंगेशला काहीतरी विचारायचं आहे. हॅलो. हा मंगेश. हा सर, जसं तुम्ही म्हणत आहे की काही खायचं नाही, 3 घंट्यानंतर आपला शुगर आणि बीपी थोडस कमी होतो, तर मग आपण बिस्किट वगैरे खाऊन त्याला कंट्रोल करत होतो, तर तेही नाही जमेल ना आता? हो, म्हणजे हे बघा, इमर्जन्सी असेल किंवा खूपच गरज असेल तर आपण म्हणजे त्याला मनाई नाही करणार, पण इट हॅज टू बी क्विक. म्हणजे आपण म्हणतो की डब्बे वगैरे 4 डब्बे उघडून माणूस बसलाय आणि अर्धा पाऊण तास तो खात बसलाय, तर मग त्यावेळेस इतका अर्धा पाऊण तास मास्क काढून बसला तर त्यालाही रिस्क वाढते, त्याच्या आजूबाजूच्या लोकांनाही रिस्क वाढते. एखादं बिस्किट पटकन तोंडात टाकायचं असेल ती गोष्ट वेगळी आहे ना. तर उलट ही आयडिया पण खरं तर चांगली आहे की ज्यांना खाण्याशिवाय होत नाही त्यांनी अशा गोष्टी ठेवणे जे पटकन तोंडात जाता येईल आणि मग आपण परत मास्क कव्हर करून त्याला फिनिश करू शकू. अशा गोष्टी असतील तर शुड बी ॲज क्विक ॲज पॉसिबल, ॲज लिटिल टाइम. जितकं आपण विदाउट मास्क जितकं कमी वेळ तिथे राहू. थँक्यू सर.
हाँ बोलो. सर मला एक विचारायचं होतं की आपण डायलिसिस झाल्यानंतर मेडिकलला तुमचा आवाज येत नाहीये. हॅलो हाँ बोला. झाल्यानंतर हाँ. डायलिसिस करून घरी आला तर लगेच आपण आंघोळ करू शकतो का? हो मी तर म्हणतो केलं पाहिजे. बॉडीला काही इफेक्ट नाही होईल नाही अर्थात काही लोकांना विकनेस राहू शकतो. आय कॅन अंडरस्टँड दॅट. तर ती काळजी घेऊनच केलं पाहिजे. जितकं आपण कमीत कमी वेळात आणि बसून केलं तर ते सेफ राहील. आणि खूप जास्त गरम पाणी नसेल तर त्याच्याने पण मदत होईल. नॉर्मल पाणी असलं तर ह्या विकनेसमुळे पण त्रास होणार. खूप गरम पाणी असेल तर परत त्याच्याने बीपीचे चेंजेस होऊ शकतात. तर साधारण पाणी हो चालेल. पाण्यापेक्षा साबण असणं महत्वाचं आहे कारण साबणाने व्हायरस जातो. ओके. तो आई थिंक अगर और कोई सवाल नहीं है तो आपसे इजाजत चाहेंगे. मैं ये सब रिकॉर्ड कर रहा हूँ जैसे मैंने शुरू में बताया. रिकॉर्ड कर रहा हूँ, किया है और इसका जल्दी ही मैं एक YouTube वीडियो बना के सबके साथ शेयर करता हूँ. ठीक है. तो जिन्होंने नहीं देखा है उनको भी फायदा हो जाएगा. जिनको कुछ चीजें सुनाई नहीं दी उनको भी पूरा दोबारा सुनने में हो सकता है नए पॉइंट्स मालूम पड़े. ठीक है. सो थैंक यू एवरीवन. धन्यवाद ये सब अटेंड करने के लिए और पार्टिसिपेट करने के लिए. थैंक यू. स्टे हेल्दी, स्टे सेफ. थैंक यू सर. थैंक यू. थैंक यू सर. थैंक यू. हॅलो. हाँ बोला अभिषेक. सर आता त्या पेशंटचा एक